जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यहीं रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है, खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा, और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी,
लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा की ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियां और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह?
अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने? मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है, ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ, आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर, आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता, और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ, और अर्चना तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है, वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी। तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीषा आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे। पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है।